लास्ट पोर्शन डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हम डेवलपमेंट को डिफाइन कर चुके थे कि कोई भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस जो देखने को मिलता है उसे डेवलपमेंट कहा जाता है, या डेवलपमेंट के रूप में डिफाइन किया जाता है कि किसी भी राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन या इन क्षेत्रों में प्रगति को ही विकास की अवधारणा का नाम दिया जाता है। और राजनीतिक विकास को हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में भी परिभाषित कर चुके हैं। उसके बाद हमने की थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिनमें 2 स्टेजेस को डिफाइन किया था। फर्स्ट स्टेज होती है किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट की, उस राष्ट्र की अपने नागरिकों की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, और दूसरी स्टेज आती है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद नागरिकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना, जैसे कि उन्हें शिक्षा प्रदान करवाना, उन्हें रोजगार, उन्हें अधिकार प्रदान करना, स्वतंत्रताएं देना, उनके धर्म की रक्षा करना। और इन्हीं एस्पेक्ट्स को लेके ऑर्गेन्स्की ने राजनीतिक विकास की, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई थी। राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय लोक कल्याण और समृद्धि। इनको हम आगे डिटेल से भी करेंगे। अब हम आते हैं पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट की डेवलपमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या पर्पस है, कि किसी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री में हमें विकास या ये जो परिवर्तन होते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में, ये क्यों देखने को मिलते हैं, कि चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री है, चाहे कोई डेवलपिंग कंट्री है, हर किसी राष्ट्र में ये जो परिवर्तन होते हैं उसकी विभिन्न परिस्थितियों में इन्हें विकास के रूप में परिभाषित किया गया। तो सबसे फर्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव आता है जीवन का सत्र, कि विकास का मतलब है किसी भी राष्ट्र के नागरिकों के रहन सहन, जीने के तरीके या उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं, उन चीजों से संबंधित विकास की अवधारणा को मापना। तो विकास डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रेलिवेंट है, कि किसी भी राष्ट्र को हम विकसित जब मानते हैं, ये मानने कि इस राष्ट्र का विकास हो रहा है, तो ये मेजरमेंट किया जाता है वहां के लोगों के जीवन सत्व से। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, कि किसी भी राष्ट्र के विकास में एक अवधारणा ये भी निहित की जाती है उसके मेजरमेंट में, कि वहां प्रकृति का कितना शोषण हो रहा है या प्रकृति के साथ कैसे बिहेव किया जा रहा है, वहां क्या वहां एनवायरमेंट से खिलवाड़ हो रही है, या प्राकृतिक साधनों का एक सीमित मात्रा में उचित तरीके से ही प्रयोग किया जा रहा है। क्योंकि एनवायरमेंट का जब शोषण होगा, प्राकृतिक साधनों का ज्यादा शोषण किया जाएगा, दोहन किया जाएगा, तो वो जीवन पर प्रभाव डालेंगे। नेक्स्ट है हेल्पिंग द पुअर, किसी भी राष्ट्र की विकास की अवधारणा को मापने का मापदंड होता है कि उस राष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं। तो गरीबी रेखा से नीचे उनकी संख्या कम करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र विभिन्न योजनाएं लेके आता है, अपने नागरिकों के जीवन स्तर को उच्च करने की कोशिश करता है, विकास की अवधारणाएं अपनाता है। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कि जीवन का स्तर उच्च करने के लिए, अपने आप को विकसित स्वरूप में परिभाषित करने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या कम हो तो उसके लिए रोजगार उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो रोजगार की अवधारणा सबसे प्रमुख निर्भर करती है किसी भी राष्ट्र की जनसंख्या पर, क्योंकि जनसंख्या रोजगार के क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए आज के दौर में विकसित या विकासशील राष्ट्रों में एक एम्प्लॉयमेंट भत्ता एंड एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है, कि जब तक नौकरी नहीं मिलती है, जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है। फिर उनके रोजगार के प्रबंध करवाना भी राष्ट्र या उसकी सरकार का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो विकास है वो डेमोक्रेसी से कैसे रेलिवेंट है, क्योंकि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, उस डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी नागरिकों को अधिकार मिले होते हैं, उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है, उन्हें अपने विकास के लिए उचित स्थितियां प्राप्त होती हैं, सर्वांगीण विकास संभव होता है उनका उस स्वतंत्र माहौल में।
जबकि कोई एक ऐसा राष्ट्र जहां पर निरंकुश शासन है, जहां की सरकार नागरिकों के हित के लिए कुछ नहीं करती, उनके किसी भी अधिकार की, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की सोचती ही नहीं है, तो ऐसे राष्ट्र का विकास संभव नहीं है, क्योंकि विकास वहां रहने वाले नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर ही निर्भर होता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की डेवलपमेंट में कौन कौन से पहलू निहित होते हैं, किसी भी राष्ट्र के या मनुष्य के जीवन के कौन कौन से पहलुओं को हम कहेंगे कि इस पहलू को विकसित किया तो ये विकास कहलाया। तो उस विकास के पहलुओं में निहित होते हैं तीन पक्ष या तीन एस्पेक्ट्स। फर्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट, सेकंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और थर्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लेकिन और ये तीनों के तीनों डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स एक दूसरे से कोरिलेट भी करते हैं। जैसे कि सोशल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट निहित है सोसाइटी से, कि समाज का निर्माण होता है, मनुष्य उस समाज के अंतर्गत रहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज का जैसे जैसे विकास होता जाएगा, समाज अपनी कुप्रथाओं या कुरीतियों को दूर करता जाएगा, मनुष्य के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, तो सामाजिक विकास की अवधारणा पनपती है। जैसे कि समाज में छुआछूत, जाति प्रथा, भेदभाव, ये सारी बुराइयां दूर हो जाए, सब मिलजुल कर सभी एक दूसरे की सुविधाओं का या जन सुविधाएं जो है उनका मिलजुल कर उपभोग करें। फिर आता है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की अवधारणा में आती है प्रत्येक को काम करने का अधिकार प्राप्त है, रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, समान काम के लिए समान वेतन का, और वो जो वेतन प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होता है वो राष्ट्रीय आय में भी महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। तो आर्थिक विकास में पहलू निहित होते हैं आर्थिक विषमताओं को दूर करते हुए, नई नई टेक्नोलॉजियों का उपभोग करते हुए, व्यक्तियों के साथ साथ या किसी राष्ट्र के नागरिकों के साथ साथ राष्ट्र के संपूर्ण विकास को परिभाषित कर। और थर्ड आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास। राजनीतिक विकास की अवधारणा में निहित होता है एक राष्ट्र का नागरिक होने के नाते व्यक्ति को अपने राष्ट्र की सरकार का चुनाव करने में या अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जो स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो राजनीतिक विकास की अवधारणा में प्रत्येक नागरिक की राजनीतिक सहभागिता को दर्शाया जाता है। जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वहां पर जो नागरिक है या जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य चलाया जाता है। उसके साथ साथ हम इलेक्शन लड़ भी सकते हैं, इलेक्शन में वोटिंग भी करते हैं, हम राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी दर्ज कराते हैं। तो सक्रिय भागीदारी राजनीति में ही राजनीतिक विकास को प्रदर्शित करती है। अब ये तीनों एस्पेक्ट्स एक दूसरे से कोरिलेटेड कैसे हैं? जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात थी, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास रोजगार की जो अवधारणा निहित है आर्थिक विकास में, या प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कमाने की, आय करने की अवधारणा है, वो अवधारणा सामाजिक और राजनीतिक दोनों विकासों का आधार निर्मित करती है। कि सामाजिक विकास कब होगा? कोई भी नई सोच के लिए, नए न्यू इन्वेंशन अगर कोई करना चाहता है, कोई नई परिपाटी लागू करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। जब वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है तभी वो दूसरों की भलाई करने की सोचेगा। इसी तरह से राजनीतिक विकास की अवधारणा में भी सामाजिक और आर्थिक विकास की अवधारणा जुड़ी हुई है, क्योंकि राजनीतिक मूल्य या राजनीति की अवधारणाएं समाज से बाहर निर्मित नहीं की जाती हैं, और आर्थिक पहलू राजनीति में सबसे बड़ा योगदान अदा करता है। अब हम इस टॉपिक का डेवलपमेंट का मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट या मोस्ट इंपोर्टेंट जो पोर्शन है कि लुशियन पाई ने, कल मैंने आपको बताया था लुशियन पाई की अवधारणा डेवलपमेंट की, तो लुशियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके क्या अवधारणा दी थी, या लुशियन पाई का पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा में क्या योगदान है? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा बहुत थिंकर्स ने दी थी, लुशियन पाई, आर्मैंड पावेल, ऑर्गेन्स्की, डब्ल्यू रिग्स, मैकेंजी। लेकिन इन सब थिंकर्स की अवधारणा कंपैरिजन लुशियन पाई की पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा को सबसे ज्यादा महत्व प्रदान किया जाता है। लुशियन पाई ने अपनी बुक एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में पॉलिटिकल डेवलपमेंट की राजनीतिक विकास की व्याख्या इस प्रकार की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुशियन पाई ने क्या कहा था
कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ना, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक प्री रिक्विस्टाइज स्टेज है। कि प्री रिक्विस्टाइज स्टेज क्या किसे बोला जाता है? कि राजनीतिक विकास जो है वो आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त है। राजनीतिक पूर्व शर्त कैसे है? कि कोई भी आर्थिक समस्याओं का समाधान, कि आय या उत्पादन के साधनों का असमान वितरण है, या उनका सभी नागरिकों का उत्पादन के साधनों पर समान आधिपत्य की अवधारणा है, तो वो राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार ही अनुकूल हो पाती है। और इसीलिए लुशियन पाई ने कहा था कि राजनीतिक विकास को पूर्णतः आर्थिक घटनाओं से जोड़ा नहीं जा सकता है, जबकि आर्थिक असमानता को अगर समाप्त करना है, अगर किसी राष्ट्र के विकास में आर्थिक समानता स्थापित करके सभी व्यक्तियों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है, तो सबसे पहले हमें राजनीतिक परिस्थितियों को सुधारने की आवश्यकता है, राजनीतिक विकास को संभव करने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज लुशियन पाई ने कही है कि राजनीतिक विकास औद्योगिक समाजों के लिए विशिष्ट राजनीति के रूप में है। औद्योगिक समाज जो हम आज टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो बात करते हैं, उस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन में राजनीतिक विकास को अगर संभव बनाना है तो हमें विशिष्ट राजनीतिक स्वरूप उसे प्रदान करना पड़ेगा। विशिष्ट राजनीतिक स्वरूप का मतलब है राजनीतिक व्यवहार और उसके कार्य संचालन की परिपाटियों को बदलने की जरूरत है। राजनीतिक व्यवस्थाओं को समुचित विकसित करना होगा और उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की कार्य प्रणालियों के संचालन को भी बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है राजनीतिक विकास राष्ट्रीय राज्य के व्यवहार के रूप में, कि राजनीतिक विकास किसी भी राष्ट्र का, राज्य का व्यवहार परिभाषित करता है। कि इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब हम किसी भी राष्ट्र को परिभाषित करते हैं, ये देखते हैं कि इस राष्ट्र की क्या पहचान है, तो उस राष्ट्र की पहचान उसके राजनीतिक विकास से पता चलती है। और इस राजनीतिक विकास में सबसे पहला पहलू तो आता है कि वहां राष्ट्रीयता की भावना कैसी है नागरिकों के अंदर, और नागरिकों की राष्ट्रीयता की भावना निहित करती है राजनीतिक शासन के ऊपर, कि राजनीतिक स्थिरता है या नहीं उस देश में। राजनीतिक स्थिरता उस देश का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय व्यवहार परिभाषित करने में अहम योगदान अदा करती है। और राजनीतिक स्थिरता के दो आधार, या राजनीतिक स्थिरता किन दो चीजों से प्रदर्शित होती है, वो सबसे पहली चीज होती है राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की भावना, और दूसरी नागरिकों की आकांक्षा, या वो राष्ट्र, उस राष्ट्र की सरकार अपने नागरिकों के लिए, नागरिकों की मांगों को कितना पूरा करती है, नागरिकों के लिए क्या कार्यक्रम और नीतियों का संचालन। नेक्स्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट में लुशियन पाई ने एस्पेक्ट रखा है राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण के रूप में, कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक मॉडर्नाइजेशन की फॉर्म है। और वो मॉडर्नाइजेशन सिर्फ यही नहीं है कि राजनीति में जनता की सहभागिता या सक्रिय राजनीति का स्वरूप ही हो, उस सक्रिय राजनीति में जनता को आधुनिकता का समावेश भी निहित है। और ये आधुनिकता का समावेश ये नहीं है कि हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं या पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था का पश्चिमीकरण की तरफ जा रहे हैं, नहीं, इसमें आधुनिकीकरण का अर्थ है नए नए मुद्दों और विकास की नई नई अवधारणाओं को समाहित करना। कि नए नए मुद्दों, जैसे आज पॉलिटिक्स एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है, या ह्यूमन राइट्स से भी रिलेटेड है, एटॉमिक पावर्स या न्यूक्लियर वेपन से भी रिलेटेड है, कि नए मुद्दे जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे वातावरण का मुद्दा है, चाहे किसी व्यक्ति के अधिकारों के शोषण का है, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स के से रिलेटेड है, तो वो सारे मुद्दे राजनीति में समाहित करने होंगे। राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि राज्य और सरकार का अध्ययन वहीं तक राजनीति सीमित है, तो राजनीति में ये आधुनिक जो नए इश्यू हैं, पहलू हैं, इन पहलुओं का समावेश करना होगा और राजनीति में सक्रियता को बढ़ाना होगा, तभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट एक मॉडर्नाइजेशन फॉर्म में उजागर हो सकता है। नेक्स्ट चीज लुशियन पाई ने कही है कि राजनीतिक विकास प्रशासकीय और वैधानिक विकास के रूप में, कि प्रशासकीय और वैधानिक विकास क्या है। वैधानिक का मतलब है
हमारी विधानसभा या विधान पालिका में जो कानूनों का निर्माण किया जाता है, और प्रशासकीय है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन उनको लागू कैसे करता है। तो विधान पालिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, उन कानूनों के निर्माण की सक्रियता या उन कानूनों के निर्माण में वर्तमान पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सभी नागरिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना कि वर्तमान में कैसे कानूनों की जरूरत है, और फिर कानून निर्माण की प्रक्रिया के बाद उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेशन कैसे होता है, उनको प्रशासन कैसे लागू करता है, कि प्रशासन कहीं निरंकुश कानूनों को तो थोपने पर नहीं लगा हुआ है, या फिर ऐसे कानूनों का निर्माण जिससे कुछ खुद प्रशासन तंत्र ही असफल हो जाए, प्रशासन तंत्र में ही असंतुलन पैदा हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियां राजनीतिक विकास को नहीं दर्शाती हैं। राजनीतिक विकास परिभाषित होता है वैधानिक जो डेवलपमेंट है, कि कानून बनाने की प्रक्रिया भी एक विकसित पहलू की है और उनको लागू करने की। नेक्स्ट चीज लुशियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की थ्योरी में ऐड की है कि राजनीतिक विकास बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान के रूप में है। बहुसंख्यक जन समुदाय का मतलब लुशियन पाई का है कि किसी भी राष्ट्र की राजनीति में वहां की जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, वो सक्रिय रूप से योगदान दर्ज कराते हों। और ये योगदान सबसे अच्छे से परिभाषित होता है कि जब इलेक्शन होता है ना, तो हम देखते हैं ना कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है। तो वो वोटिंग परसेंटेज एक चीज को उजागर करता है कि यहाँ की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने के प्रति जागरूक है या नहीं। और दूसरी ये चीज शो करती है कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है तो इट मीन्स यहाँ जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो अपने जनता का अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनके मद्देनजर रखते कानूनों का निर्माण किया जाता है, तभी जनता अपने राजनीतिक अधिकारों को लेके जागरूक है। लेकिन जब कम वोटिंग परसेंटेज आता है, इट मीन्स वहां के देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चुनाव में जीत कर आता है या नहीं। तो जहां पर बहुसंख्यक जन समुदाय कि किसी भी राष्ट्र का जन समुदाय ज्यादा से ज्यादा राजनीति में सक्रिय योगदान लेता है, तो वो उस राष्ट्र के राजनीतिक विकास को परिभाषित करता है। नेक्स्ट चीज आती है राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण है, कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकसित करना या लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में सबसे अच्छे से राजनीतिक विकास को परिभाषित किया जा सकता है। जितना कि जो निरंकुश शासन होते हैं या साम्यवादी शासन होते हैं, वहां राजनीतिक विकास परिभाषित नहीं होता है, क्योंकि ना तो वहां जनता की सक्रिय सहभागिता, जागरूकता या फिर ना ही वहां के लोगों की शासन के प्रति चेतना उस चीज में उजागर हो। नेक्स्ट बात लुशियन पाई ने कही है कि राजनीतिक विकास सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के रूप में। हमने विकास के तीनों पहलू किए थे ना, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू, वही अवधारणा है ये, कि किसी भी देश का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास अलग अलग ना होके एक ही पहलू में निहित होता है। ये जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं, ये किसी भी राष्ट्र के विकास के स्थायी आधार होते हैं। और किसी भी देश की अगर शासन प्रणाली को परिवर्तित करना है या व्यवस्था को बदलना है, तो वहां के सामाजिक और आर्थिक आधारों को बदलने की जरूरत सबसे पहले महसूस की जाती है, जिन पर राजनीतिक विकास निर्भर है। नेक्स्ट चीज लुशियन पाई ने अपने इस सिद्धांत में इंक्लूड की है कि राजनीतिक विकास गतिशीलता और शक्ति के रूप में होता है। गतिशीलता कैसे है कि विकास का जो पहलू है, विकास का मतलब क्या है, परिवर्तन। तो परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली चीज है, कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि मोशनलेस प्रोसेस है ये, कि ये स्थिर हो जाता है। गतिशील पहलू है ये, जो कभी ज्यादा दिखाई देती है, जिसकी गति कभी कम दिखाई देती है। इसी तरह से इसको शक्ति के रूप में परिभाषित कैसे किया जाता है कि जिन प्रतिनिधियों का हम चुनाव करते हैं, जो सरकार है या शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं, उन्हें हम वो शक्तियां प्रदान करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था वो एक परिवर्तित या परिवर्तनशील पहलू है जिसके पास शक्ति निहित होती है। और लास्ट लुशियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के सिद्धांत में कहा है कि राजनीतिक विकास का बहुपक्षीय रूप,
तो बहुपक्षीय रूप तो है ही राजनीतिक विकास का, इसका सामाजिक रूप भी होता है, इसका आर्थिक रूप भी होता है। ना तो सामाजिक अपने आप में स्वतंत्र है, ना आर्थिक स्वतंत्र है, ये दोनों ही राजनीतिक विकास के आधार होते हैं। तो लुशियन पाई की ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब स्टूडेंट्स को इसको अच्छे से करना है। उसके बाद लुशियन पाई ने एक डेवलपमेंट सिंड्रोमा भी दिया था कि विकास की ये जितनी भी अवधारणाएं लुशियन पाई ने बताई थी, वो विकास की अवधारणाएं कुछ स्टेजेस से होके जाती है, और उन स्टेजेस को ही लुशियन पाई ने डेवलपमेंट सिंड्रोमा दिया था कि इन स्टेजेस को जब डेवलपमेंट क्रॉस करता हुआ चलता है तो कुछ ऐसे पहलू हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो विकास का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो फर्स्ट क्या है उसमें से कि समानता, सबसे पहले है समानता, कि राजनीतिक विकास के लिए समानता का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कि लुशियन पाई ने बात की थी ना कि राजनीति में बहुसंख्यक जन समुदाय के योगदान की, तो वो बहुसंख्यक जन समुदाय का योगदान तभी संभव है जब उस राष्ट्र में समानता का पहलू निहित है। समानता सामाजिक और आर्थिक दोनों समानताएं जब निहित होती है तभी राजनीतिक समानता संभव है। नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लुशियन पाई ने बताया है राजनीतिक क्षमता। कि राजनीतिक क्षमता क्या होती है कि किसी भी चीज को विकसित करने के लिए या किसी भी चीज को उस चीज की वृद्धि करने के लिए कुछ कानून, कुछ नीतियां, कुछ प्लानिंग की जाती है, और वो प्लानिंग की जो कैपेसिटी है वो राष्ट्र से संबंधित, राष्ट्र के विकास से संबंधित जब ऐसी प्लानिंग्स की जाती हैं तो उनमें राजनीतिक क्षमता की भूमिका, की राजनीतिक क्षमता उन्हीं के पास निहित होती है किसी भी सार्वजनिक नीतियों को निर्मित करने की या उनको क्रियान्वित करने की। जैसे हमारी विधान पालिका और कार्यपालिका है, इनके पास, और न्यायपालिका भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इनके पास क्या है, राजनीतिक क्षमता है अपने अपने क्षेत्र से संबंधित कार्यों। तीसरी चीज लुशियन पाई ने बताई थी विभिन्नता और विशेषीकरण, की डिफरेंशिएशन भी होता है और स्पेशलाइजेशन भी होता है। कि जो विकास की संस्थाएं हैं जितनी भी, जैसे हम मेजर किसी भी राष्ट्र की 3 संस्थाओं का वर्णन करते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और ये तीनों की तीनों जो संस्थाएं हैं या पालिकाएं हैं ये एक दूसरे से अलग है और विशिष्ट है, विशेष है, और ये तीनों की तीनों संस्थाएं ही हमारे राजनीतिक विकास में योगदान अदा करती हैं, क्योंकि तीनों की संरचना अलग है जो उन्हें विशेष आधार प्रदान करता है। तीनों में भिन्नताएं भी हैं, लेकिन तीनों एक ही काम के लिए गठित की गई हैं, राजनीतिक विकास की अवधारणा या राष्ट्र के विकास की अवधारणा के लिए। तो लुशियन पाई ने अपने इस डेवलपमेंट सिंड्रोमा में वो 3 कड़ियां या 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताए हैं जिनकी अवहेलना करके राजनीतिक विकास को संभव नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद डिफरेंट थिंकर्स ने, कि लुशियन पाई की विकास की अवधारणा के बाद कुछ और थिंकर्स की अवधारणा आती है राजनीतिक विकास की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आमंड एंड पावेल की। कि आमंड एंड पावेल ने भी राजनीतिक विकास को लेके अपने ओपिनियंस दिए थे, और इनकी एक बुक थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। आपको बेटा इन बुक्स के भी, जैसे लुशियन पाई की एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी, इनकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड अप्रोच थी, डेवलपमेंट अप्रोच, ये भी याद रखनी है। आमंड एंड पावेल ने अपनी इस बुक में पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेके अवधारणा दी थी, और इस अवधारणा में आमंड एंड पावेल ने 4 चीजों को डिस्क्राइब किया था। ये जो आपकी पैराग्राफ फॉर्मेशन में है ना, इसको आप इजीएस्ट वे करने के लिए इनको आप हेडिंग्स बना के वैसे लर्न कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आमंड एंड पावेल ने क्या कहा था कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए 3 समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं से अगर निजात मिल जाती है, उन समस्याओं का अगर उचित निवारण हो पाता है, तभी राजनीतिक विकास संभव है। तो वो 3 समस्याएं क्या थी? प्रथम समस्या का संबंध, जो प्रथम समस्या है राष्ट्र निर्माण की समस्या, वो राष्ट्र निर्माण की समस्या संबंधित होती है एकीकरण और नियंत्रण से।
कि राष्ट्र निर्माण में, जैसे कि हम भारत का एग्जांपल लें, इंडिया का जब विभाजन हुआ था, हम आजाद हुए थे, तो राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी समस्या की विकास करना था, उसे अपना एक एस्पेक्ट बनाना था, या इंडिया को एक तरह से एस्टेब्लिश करके दिखाना था। तो एकीकरण की समस्या सबसे ज्यादा थी। एकीकरण की समस्या कि यहाँ एक तो भौगोलिक क्षेत्र पे बहुत विभिन्नता थी, उसके बाद बहुत सारी कास्ट रिलीजियंस को मानने वाले लोग थे, और लोगों की विचारधाराएं भी अलग अलग थी। तो सबको एक डोर में बांध के रखने की समस्या, सब पर नियंत्रण रखने की समस्या। दूसरी जो समस्या सहभागिता की समस्या थी, वो समस्या संबंधित होती है कि स्वतः की पहचान, कि हमारी पहचान क्या है, हम कौन है, हम राष्ट्र के प्रति स्वामी भक्त हैं या नहीं। तो जो हम अपनी पहचान की हम भारतीय नागरिक हैं, हम राष्ट्रीयता के प्रति या राष्ट्र भगत है, तो हम अपनी चुनाव प्रक्रिया में भी योगदान देंगे, राष्ट्र के संचालन में भी अपना योगदान देंगे, अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। और अगर ये समस्याएं होंगी तो सहभागिता की समस्या अपने आप आएगी। थर्ड समस्या जो बताई थी, वितरण की समस्या। वितरण की समस्या पूर्ण रूप से निर्भर होती है आर्थिक साधनों पे, कि आर्थिक रूप से उत्पादन या वितरण के साधनों पर सबका समान रूप से आधिपत्य नहीं होता है, कि नागरिक राष्ट्र की जो निर्णय प्रक्रिया होती है उसमें भी भागीदारी उनकी समान नहीं है, कि लोगों को जो, जैसे कि अपर कास्ट लोगों को या जो पूंजीपति लोग हैं वही शासन पर एक अधिकार रखते हैं, या फिर राष्ट्र ने जो समान वितरण की समस्या का प्रोविजन दिया है कि सबका उत्पादन के साधनों पर समान नियंत्रण होगा, उन उत्पादन के साधनों पर भी धनी लोगों का यह आधिपत्य होता है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो इन समस्याओं को अगर सही तरीके से सॉल्व किया जाएगा, किसी भी राजनीतिक विकास की अवधारणा में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में मूल्यों का, सेवाओं का, वस्तुओं के वितरण का उचित प्रतिबंध होगा, राजनीतिक व्यवस्था का निरंतर विकास संभव हो पाएगा, वरना राजनीतिक विकास या राजनीतिक व्यवस्था खंडित हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट विचार दिए थे कैनेथी ऑर्गेन्स्की ने, और कैनेथी ऑर्गेन्स्की की अवधारणा हम पहले कर चुके हैं। जब हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा या उसका मीनिंग डिफाइन किया था, तब कैनेथी की ये जो अवधारणाएं थी, 3 अवस्थाएं थी, यही राजनीतिक विकास की अवस्थाएं, उनका वर्णन किया है कैनेथी ने। कि सबसे पहले क्या था, राजनीतिक एकीकरण, कि राष्ट्र में को राजनीतिक, प्रशासनिक या सामाजिक आधार पर एकीकृत करने की जरूरत है। जब एकीकृत होगा कि राष्ट्र में विभाजन की, दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं होंगे, तो औद्योगिकरण की तरफ ध्यान दिया जाएगा। कि दूसरी अवस्था आएगी औद्योगिकरण, कि राष्ट्र को औद्योगिक रूप से विकसित करने की अवधारणा। और जब औद्योगिकरण के बाद आएगी राष्ट्रीय लोक कल्याण, कि लोगों को वेलफेयर के काम करेगी सरकार, लोगों को शिक्षा प्रदान करेगी, स्वतंत्रता देगी, धर्मनिरपेक्षता होगी, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, मानवाधिकार सुरक्षित रहेंगे। और चौथी स्टेज ऑर्गेन्स्की ने बताई है समृद्धि, कि जब तीसरी स्टेज अच्छे से काम करेगी तो चौथी स्टेज समृद्धि अपने आप निहित हो जाएगी, और वो राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा, या उसका राजनीतिक विकास बहुत ही अच्छे ढंग से हो। नेक्स्ट आता है जॉन एच कॉट्स्की, कि कॉट्स्की ने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टेजेस बताई हैं, या पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक कर्म निर्धारित किया है, एक सीढ़ी बनाई। और वो कर्म क्या है, सबसे पहले परंपरागत कुलीन तंत्रीय सर्वसत्तावाद, कि जो ट्रेडिशनल जो मेथड चल रहा है ना शासन प्राप्त करने का, कि कुछ कुलीन वर्ग के लोग, जो उच्च वर्ग के लोग जिनको बोला जाता है, उन्हीं का सत्ता पर नियंत्रण होगा। ये क्या ड्राइंग कर रहे हो बेटा? नेक्स्ट फिर है राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों की सत्ता के प्रभुत्व का, कि परंपरागत जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग जो सत्ता पर अपना आधिपत्य जमा के बैठे हैं, उनके विरुद्ध चाहे क्रांतियां होंगी, चाहे उनका विरोध होगा, तो फिर कुछ राष्ट्र भक्त बुद्धिजीवी, कि जो अपने राष्ट्र के विकास की सोचते हैं, जो लोग ऐसे सिद्धांतकार या फिलोसफर्स राष्ट्र के प्रति सोचेंगे या उनकी सत्ता स्थापित हो,
और इन राष्ट्रभक्त बुद्धिजीवियों के बाद आएगा कुलीन तंत्रीय सर्वाधिकार। कुलीन तंत्र यह कि वही एक एलिट ग्रुप या उच्च वर्ग ही निहित होगा, लेकिन वो फिर सबके लिए सिर्फ अपने अधिकारों तक ही सीमित नहीं होंगे, दूसरे आम लोगों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे, उनका भी शासन स्थापित होगा। और फोर्थ स्टेज बताइए बुद्धिजीवियों का सर्वाधिकार, कि जो पहले राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी थे वो सिर्फ राष्ट्र से संबंधित, कि हम ही इंटेलिजेंट है, हमें पता है राष्ट्र के बारे में क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, दूसरों को कुछ नहीं पता। लेकिन फिर बुद्धिजीवियों की अवधारणा में भी बदलाव होगा, वो भी सभी के दृष्टिकोण से राष्ट्र की समृद्धि के बारे में सोचेंगे। और ये दोनों स्टेजेस, कुलीन तंत्र, फिर राष्ट्र बुद्धिजीवी, फिर कुलीन सर्वाधिकारी, फिर बुद्धिजीवी सर्वाधिकारी, कि ये ट्रांजिशन पीरियड चलता रहेगा। और लास्ट में जो स्टेज आएगी वो आएगी लोकतंत्र। और लोकतंत्र में जो कुलीन तंत्र है सर्वाधिकारवादी थे या बुद्धिजीवी सर्वाधिकारवादी थे, सारे उसमें निहित होंगे, सब राष्ट्र को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे। और फिर आता है एडवर्ड सेल्स। एडवर्ड सेल्स ने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 श्रेणियों में विभाजित किया। एडवर्ड सेल्स का पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है परंपरागत, फिर है संक्रमणकालीन, और थर्ड है आधुनिक। परंपरागत जो पुराने रीति रिवाजों परिपाटियों से संबंधित है। संक्रमणकालीन जिसमें पुरानी और नई के बीच कंट्राडिक्शन चलता रहता है। और आधुनिक जो आज की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो कर रही है। और इन्हीं तीनों श्रेणियों को 5 वर्गों में बांटा है एडवर्ड सेल्स ने। पहला है राजनीतिक प्रजातंत्र। राजनीतिक प्रजातंत्र राजनीति में सभी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी का वर्णन करता है। फिर आता है ट्यूटेलरी प्रजातंत्र। ट्यूटेलरी प्रजातंत्र किसकी बात करता है? एक एलिट ग्रुप की या फिर एक ऐसे विशिष्ट समूह की जिनकी सत्ता पर आधिपत्य होता है। फिर आता है मॉडर्नाइजिंग ऑब्लिगेसीज, की आधुनिकीकरण का वर्ग तंत्र, कि एक स्पेशल वर्ग या एलिट ग्रुप ही है ये भी, लेकिन वो आधुनिक शासन व्यवस्था का अनुसरण करता है, नए नए उद्योगों के विकास की बात करता है। फिर उसके बाद आता है टोटलिटेरियन ऑब्लिगेसीज, सर्वाधिकारी वर्ग तंत्र। अब फिर ऐसा वर्ग तंत्र आता है जो सबके अधिकारों की बात करता है, कि सबको शासन में सहभागिता मिलनी चाहिए, सबके आर्थिक सामाजिक अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। और फिफ्थ आता है परंपरावादी वर्ग तंत्र, ट्रेडिशनल ऑब्लिगेसीज, की ऐसा समूह, ऐसा वर्ग जो पुरानी परंपराओं प्रथाओं के आधार पर लोकतंत्र को स्थापित करने की अवधारणा का निर्माण करता है। तो इस अवधारणा में या इस श्रेणी में एडवर्ड सेल ने सबसे ज्यादा महत्व दिया है एक ग्रुप पर, एक वर्ग पर। वो वर्ग कभी तो सर्वाधिकार, सबके हितों की अवधारणा को लेकर चलता है, कभी वो सिर्फ एक एलिट ग्रुप या सुपीरियर या इंफीरियर की कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अवधारणा दी थी फ्रेडरिक डब्ल्यू रिग्स ने। और रिग्स ने अपनी अवधारणा में 3 पहलुओं को निहित किया था, और इसीलिए रिग्स की अवधारणा में ये जो 3 पहलू थे, इनको तत्व या 3 तत्व भी हम कह सकते हैं। वो 3 तत्व थे समानता, क्षमता और विभिन्नता। कि समानता का मतलब है, जैसे रिग्स ने एग्जाम्पल देके कहा था कि किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था की 3 प्रमुख संस्थाएं होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। वो तीनों समान भी हैं। क्षमता, उनके अंदर अपने अपने काम करने की अलग अलग क्षमता है, और विभिन्नता, वो तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र भी है। तो रिग्स की अवधारणा सबसे इजी है, और इन तीनों अवधारणाओं में उनके बीच सामंजस्य भी होता है, और उनके बीच द्वंद्व की अवधारणा भी नहीं। और नेक्स्ट आती है हंटिंगटन की राजनीतिक विकास की अवधारणा। और हंटिंगटन की राजनीतिक विकास की अवधारणा को बोला जाता है राजनीतिक ह्रास की अवधारणा, पॉलिटिकल डिक्लाइन। क्योंकि हंटिंगटन ने ओपिनियन दिया था कि विकास की 2 प्रकार की अवधारणाएं होती है, एक आदर्श और एक वास्तविक। आदर्श जो अवधारणा होती है वो सिर्फ ये है कि ये आदर्श होने चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए राजनीतिक विकास को लेके, लेकिन वो व्यवहारिक रूप में कभी भी सत्य प्रतीत नहीं होती हैं। इसीलिए हंटिंगटन ने कहा था कि राजनीतिक विकास का ह्रास हो चुका है, पॉलिटिकल डिक्लाइन हो चुका है। और ये एग्जाम्पल के थ्रू हंटिंगटन ने शो किया था कि जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
कि देखने को मिला था बहुत सारे कंट्रीज की राजनीतिक व्यवस्था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अबॉलिश हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बहुत ही स्ट्रोंग थे, उनकी खत्म हो गई थी। इसी तरह से प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व या तृतीय विश्व की जो अवधारणा आई थी कि कुछ राष्ट्र जो नए स्वतंत्र हुए थे, ना तो वो अमेरिका के साथ हुए थे, ना वो साम्यवादी रूस के साथ हुए थे, बल्कि उन्होंने एक तृतीय विश्व की अवधारणा का जन्म दिया था। और इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर हंटिंगटन ने कहा था कि आधुनिक विकास या राजनीतिक विकास अगर निर्भर है तो वो आधुनिकता और औद्योगिकरण पर निर्भर है, और उसी आधुनिकता और औद्योगिकरण को विकसित करने की आवश्यकता है। तो राजनीतिक विकास की ये जो अलग अलग थिंकर्स ने जो अपने अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंग जो डिफाइन किया है राजनीतिक विकास को, इन सारी की सारी अवधारणाओं के आधार पर राजनीतिक विकास की अवधारणा एक तो निकल कर ये आती है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा पूर्ण रूप से उसकी राजनीतिक संस्थाओं के आधुनिकीकरण पर निर्भर है कि राजनीतिक संस्थाएं, चाहे उसकी तीनों पालिकाएं आ जाएं, उसमें उसकी नौकरशाही आ जाए या दूसरे प्रशासनिक विभाग आ जाए, इन सब का आधुनिकीकरण के अंतर्गत विकास की अवधारणा निहित होनी जरूरी है। और एक यथास्थितिवाद है रियलिज्म के अकॉर्डिंग की वास्तविकता के अनुसार, व्यवहारिकता के अनुसार उनके आचरण की आवश्यकता है। लेकिन राजनीतिक विकास की इस अवधारणा की आलोचना भी की जाती है, और आलोचना सिर्फ एक पहलू पर की जाती है कि ये जो राजनीतिक विकास की उद्योगीकरण पर आधारित या आधुनिकता पर आधारित जो अवधारणा है वो मूल्य रहित अवधारणा प्रतीत होती है, कि मूल्यों की बात कहीं नहीं की जाती राजनीतिक विकास में, कि अध्यात्म का पहलू इसमें निहित नहीं है, सिर्फ व्यवहारिकता का पहलू नहीं। तो यहाँ तक लुशियन पाई और दूसरे जो थिंकर्स ने राजनीतिक विकास की जो अवधारणा दी है वो समाप्त होती है।